जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, संयुक्त रूप से मैं वो बात पहले आप लोगों को विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला विषय है ओबीसी के संदर्भ में है, स्वतंत्र भारतात शासक जाती ने एकदाही जाती आधारित जनगणना व ओबीसींची जाती आधारित जनगणना न करणे म्हणजे ओबीसींना संवैधानिक हक्क अधिकार व प्रतिनिधित्वापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यासाठी केलेले एक भयानक षड्यंत्र आहे, एक गंभीर चिंतन, ऐसा विषय है। दूसरा विषय है ओबीसींच्या मतांवर निवडून येण्यासाठी इलेक्शन मॅनिफेस्टोमध्ये आम्ही ओबीसींची जातीय जनगणना करू असे आश्वासन देणे, परंतु निवडून आल्यानंतर आश्वासन न पाळता उलट सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणार नाही असे लिहिणे ही ओबीसींच्या सोबत केलेली सर्वात मोठी धोकेबाजी आहे, विश्लेषण। ये दो विषय ओबीसी से संबंधित है और जो किसानों से संबंधित है वो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुलेंनी शेतकऱ्यांच्या आसूड यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे शेठजी म्हणजे व्यापारी, भटजी म्हणजे ब्राह्मण, लाटजी म्हणजे सावकार भांडवलदार हे शेतकऱ्यांचे तीन शत्रू आहेत। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले यांनी सांगितलेले 140 वर्षानंतरही वर्तमान प्रत्यक्षात अनुभवास येत आहे हे विश्लेषण। हा एक विषय है। दूसरा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन व शेतकरी विरोधी 3 काळे कायदे यांच्या माध्यमातून लोकशाही संपवणे व भांडवलशाही प्रस्थापित करून शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या 80% शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांना भांडवलदाराच्या कारखान्यातील वेठबिगार गुलाम बनवण्याचे शासक वर्ग असलेल्या ब्राह्मणांचे षड्यंत्र आहे, एक गंभीर चर्चा, असा एक विषय आहे। तिसरा विषय आहे नैसर्गिक आपत्तीमुळे अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नावरून लक्ष हटविण्याकरता ईडी, भ्रष्टाचार, ड्रग्ज, एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप करणे हे शासक जातींच्या इशाऱ्यावर नाचणारे व ईव्हीएमचे प्रोडक्ट असलेल्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील राजकारणी त्यांची एक नौटंकी आहे, एक चिंता। इस तरह से ओबीसी और किसान लोगों के विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। इस संबंध में मैं कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। देश में ओबीसी 52% है, ऐसा मंडल कमीशन के द्वारा बताया जाता है और वो 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट है भारत सरकार का, अंग्रेजों के समय में बनाया हुआ, उस रिकॉर्ड के आधार पर ये बात कही जाती है। उसके बाद में जब देश आज़ाद होने के समय में भारत का विभाजन होता हुआ हमें दिखाई देता है, तो इसके बारे में ये जो ओबीसी का जो जाति न्याय गिनती का मामला है या तमाम प्रकार के जो बैकवर्ड लोग हैं उन लोगों से संबंधित मामला है, वो यहाँ फंसा हुआ है। 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन होता है और ये जो विभाजन है, ये विभाजन के पहले
जो थोड़ा इतिहास है बहुत ब्रीफ में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि इतिहास में जो बहुत सारी कमियां, खामियां या गलतियां हमारे लोगों के द्वारा हुई है या हमारे ऊपर थोपने की वजह से हुई है, उसका भुगतान हमें अभी भी करना पड़ रहा है। तो उसी तरह से भारत विभाजन, ये जो ओबीसी का मामला है उसके साथ जुड़ा हुआ भी मामला है। पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन हो गया, तो विभाजन होने के बाद लगभग 20% जनसंख्या पाकिस्तान चली गई, 80% जनसंख्या भारत में रही। क्योंकि परसेंटेज जो निकाला जाता है वो 100 का मानक बना करके परसेंटेज निकाला जाता है। जिनको मैथ्स, जिन लोगों का मैथ्स सब्जेक्ट रहा होगा उन लोगों को मालूम है। मेरा सब्जेक्ट मैथ नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जब 100% था तब के जो आंकड़े हैं 31 के, उसके अनुसार ओबीसी 52% था। जब लोग 100% थे, 14 अगस्त 47 को उसमें से 20% पाकिस्तान चले गए, भारत में 80% चले गए। भारत में जो जनसंख्या है वो 80% रह गई। अब हमको परसेंटेज निकालना है, अभी हमको परसेंटेज निकालना है, तो ये 80 का 100 बनाना पड़ेगा। परसेंटेज तो तभी निकलेगा, नहीं तो परसेंटेज निकलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 80 है उसको ऐसा खींचना पड़ेगा तो वो 100 तक आएगा, ऐसा खींचना पड़ेगा तो 100 तक बढ़ेगा। 80 का 100 करना पड़ेगा। जब हम इसको खींचेंगे 80 को तो 100 होगा, तो जो 52 है वो भी खींचा जाएगा। 80 खींच रहे तो उसमें 20 बढ़ रहे 100, तो वो 80 में 52 है, वो भी खींचा जाता है ऊपर, तो 52 का 53 हो जाता है, 55 हो जाता है, 60 हो जाता है। क्योंकि जब 80 का 20 हो सकता है तो 52 का 60 क्यों नहीं हो सकता? करना पड़ेगा तभी तो परसेंटेज निकलेगा। तो 31 में जिनकी संख्या 52% थी, उसमें से 20% संख्या पाकिस्तान में चली गई, 80% रह गई। तो आजाद भारत में जो 80% लोग रह गए, उसको अगर हम 100% माने तो ओबीसी की संख्या 60-62% तक हो सकती। ये संख्या ज्यादा है। हम लोग मंडल कमीशन के हिसाब से, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से उसको 52% कह रहे हैं, मगर ये आंकड़ा 60-62% तक हो सकता है या होना चाहिए। गिनती होगी तो ये भी पता चल जाएगा, ये आंकड़ा 60% है, 62 है, 65 है, कितना है ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि बच्चे पैदा करने का SC, ST, OBC के लोगों में रेट ज्यादा है। मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो SC, ST, OBC के आदमी हूँ, तो मैं देखते रहता हूँ। हमारे लोग चाहे बहुत सारे मामलों में पिछड़े वर्ग के हैं, मगर बच्चे पैदा करते हैं। कम से कम एक तो ऐसा मामला है जिसमें हमारे लोग पिछड़े वर्ग के नहीं। आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं, ब्राह्मणों के घरों में जाओ, ये कई बच्चा दिखता है, बहुत ज्यादा हुआ तो 2, अब 2 मर जाएंगे, माँ और बाप, तो 2 जिंदा रहेंगे। 2 माँ और बाप मर जाएंगे, अगर एक ही बच्चा है, एक ही रहेगा तो संख्या सारी घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, स्थिर रहेगी। तो हमारी संख्या बढ़ रही है, ब्राह्मणों की संख्या बढ़ नहीं रही।
वो विश्व हिंदू परिषद का जो एक अध्यक्ष हुआ करता था, सिंगर अशोक सिंगर, वो मरने के 1-2 साल पहले ब्राह्मणों को सलाह देकर गया कि हम लोगों को, ब्राह्मण लोगों को कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करना चाहिए। सलाह देकर गया। एक माता जी थी, वो आरएसएस बीजेपी के साथ में काम लोग करते हैं, वो एक माता जी, उसने कहा 4 क्यों 6 करना चाहिए। दूसरी माता जी को लगा कि शायद संख्या कम हो रही है, 6-10 होना चाहिए। तो माता जी को पूछा जाना चाहिए कि तुमने कितने पैदा किए। तो उसका जवाब है कि मैं तो माता जी हूं। अरे बगैर बच्चा पैदा किए तुम माता जी कैसे हो गए? जितनी माता जी है किसी को बच्चा है, जितनी माता जी है ना तो किसी को बच्चा है नहीं है। बच्चे को पैदा कैसे करते हैं ये उसको पता है नहीं, बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं ये उनको पता नहीं है, बच्चों को स्कूल में कैसे ले जाना पड़ता है वो उनको पता नहीं है, और उसकी जान बचाकर घर में कैसे लाना पड़ता है। इसके ट्रैफिक में पता नहीं भला एक्सीडेंट हो जाएगा, होता है, बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, तो उसको बचा कर घर में कैसे लाना है ये माता जी को पता नहीं है। मगर वो 4 करना चाहिए, 6 करना चाहिए, 10 बच्चे पैदा करना चाहिए, ऐसा सलाह वो देते रहते हैं। तो हम लोग जो है, हमारी संख्या ज्यादा बढ़ोतरी में है, ज्यादा बढ़ रही है। ब्राह्मणों के घरों में अगर देखा जाए तो उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है, कुछ हद तक ये कहा जा सकता है घट रही है। उन लोगों की संख्या दुनिया में घटती है जिनमें पढ़ाई का परसेंटेज ज्यादा होता है। भारत में कम से कम ब्राह्मण ऐसी कौम है, ऐसा कहा जा सकता है, 100% पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं। या उसके भी पहले पारसी जो है, पारसी, पता नहीं आप लोगों ने कभी पारसी का नाम सुना या नहीं सुना। पारसी जो लोग हैं ये 100% पढ़े लिखे लोग हैं। तो सेंसस डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे पास आंकड़े आए हैं कि 100 साल में शायद ये जो पारसी लोग हैं वो खत्म हो जाए, उनकी आंकड़े लगातार जो है घट रहे हैं। रतन टाटा का नाम सुना? रतन टाटा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, जो टाटा के इंडस्ट्रियलिस्ट का मालिक है, उसने शादी ही नहीं किया तो बच्चे कहां पैदा होंगे? भी नहीं है। इतना है इंडस्ट्री, इतना 3-4 लाख 5 लाख करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है, उसकी शादी नहीं, उसका बच्चा ही नहीं। तो जिनके अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई होती है उन लोगों के घरों में बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं होती, उनको बात समझ में आती है, वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। बच्चे अनपढ़ लोगों के घरों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, और फिर उनके पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होता है। उनको आगे बढ़ाने के लिए जो माँ बाप को उनको भविष्य निर्माण करने के लिए ध्यान देना पड़ता है, वो इतने सारे बच्चे होने की तरफ वजह से ध्यान नहीं दिया जा सकता। ऐसी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो हमारी जो समस्या है वो कि हमारी जितनी मानी गई संख्या है 52%, वही गिनने के लिए जो इस देश का शासक वर्ग है वो तैयार नहीं, वो गिनती करने के तैयार नहीं। वो जानवरों की गिनती करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने अखबारों में सुना होगा, अब शेरों की संख्या बढ़ गई। कभी कभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा शेरों की संख्या बढ़ गई। आप लोगों को सवाल पैदा होता होगा आपके दिमाग में, शेरों की गिनती कैसे किया गया इन लोगों ने? तो जंगल में घूमते रहते हैं तो इनकी गिनती कैसे किया?
तो उनकी गिनती का भी तरीका है, वो तरीके के आधार पर गिनती करके गिनती करते हैं, बढ़ गई कि घट गई। तो जंगली जो जानवर है उनकी गिनती हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है। सरकार के पास सारे जानवरों के आंकड़े अवेलेबल है, मगर ओबीसी उसकी गिनती सरकार करने, शेड्यूल कास्ट की गिनती होती है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, शेड्यूल कास्ट के जातियों की गिनती होती है, शेड्यूल ट्राइब की आदिवासियों की गिनती होती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय करवाया है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी का मामला संविधान सभा में टेकअप करने का, उठाने का मामला उठाया, तो कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को रोक दिया। क्यों? आप ओबीसी के नेता नहीं है, ओबीसी के नेता गांधी जी। तो बाबा साहब ने कहा मगर वो कुछ बोल नहीं रहे गांधी जी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं बोल रहे, ये भी तो बोलना ही बोलना है, उनकी कोई समस्या नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे। अब कितनी बड़ी समस्या हमारे लोगों की है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी को हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस के ओबीसी के लोगों ने हमारा नेता माना कि नहीं, गांधी जी हमारे नेता। मगर गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ओबीसी का मामला नहीं उठाया। गांधी जी ने कभी भी ओबीसी का मामला नहीं उठाया। ओबीसी ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ओबीसी ने ही सारे देश भर में गांधी जी का समर्थन किया। ओबीसी की वजह से गांधी जी जननेता बन गए। गांधी जी जो जननेता बने वो ओबीसी की वजह से बने। ज्यादा संख्या के लोगों ने उनको माना, इस वजह से गांधी जी जननेता बने। मगर इनकी जो समस्या का समाधान है वो तो तब होगा जब समस्या उठाई जाए। समस्या जब उठाई जाएगी, समस्या उठेगी। संविधान सभा का 1946 में चुनाव हुआ। गांधी जी ओबीसी के नेता थे, एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया, एक भी। कि ओबीसी को एक भी टिकट नहीं। तो गांधी जी ने कहा मैं हूं सब लोगों का, वो तो क्या जरूरत है, इतना बड़ा मैं हूं तो फिर ओबीसी को क्या जरूरत है। मैं हूं और मैं इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, फिर भी मैं तो हूं ओबीसी का, मैं भी। आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए कि इतिहास में हमारे लोगों के साथ में क्या हुआ, तो थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। जब 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, तो उसके पहले जो अंग्रेजों का मंत्रिमंडल था उसमें बाबा साहब अम्बेडकर मंत्री थे और 4 विभाग का कार्यभार उनके पास था। सिंचाई, CPWD, बिजली, लेबर। ये भारत में अभी जो लेबर लॉज है, भारत में जो लेबर लॉज है, कितने लोगों को, हमारे लोगों को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर 1942 को जब लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने लेबर लोगों के कानून बनाए। कितने लोगों को पता है? पता ही नहीं हमारे लोगों को, कोई जानकारी नहीं कि जो लेबर लॉ आज लागू है वो लेबर लॉ कि नहीं 8 घंटे लेबर जो है वो काम करेगा। अगर जो महिला
प्रेग्नेंट है, अगर वो फिर भी काम कर रही है तो उसको छुट्टी कितने दिन की होगी? अगर उसका छोटा बच्चा है, इसके बावजूद भी उसको काम करना पड़ रहा है, तो फिर उसके बच्चे की व्यवस्था कैसे होगी? इतनी सारी छोटी छोटी बातें दिख रही है, मगर इतनी सारी बात। मेडिकल का क्या होगा बीमार पड़ेंगे तो? ये सारे कानून जब बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने लेबर लॉ बनाए। हमारे लोगों को पता ही नहीं, जानकारी ही नहीं। तो इस तरह से ये जो अंग्रेजों का मंत्रिमंडल था उसे खत्म करके इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। उसका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और मुस्लिम लीग के तरफ से लियाकत अली, बैरिस्टर लियाकत अली, जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां के प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री बने, उनके मंत्रिमंडल में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनके डेली झगड़ा होता था। डेली जब झगड़ा होता था बैरिस्टर जवाहरलाल नेहरू का और बैरिस्टर लियाकत अली का, तो जो गवर्नर जनरल था, उस समय राष्ट्रपति नहीं था, गवर्नर जनरल ही राष्ट्रपति का काम करते थे, तो डेली उनको मालूम होता था, वो झगड़ा उनके पास जाता था। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि तुम लोग डेली झगड़ा कर रहे हो, तो ऐसा करो, इनके लिए पाकिस्तान और तुम्हारे लिए बचा हुआ जो देश है, तुम उस पर शक्ति से राज करो, उनको शक्ति से राज करने दो, तुम डेली झगड़ा कर रहे हो। माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया, भारत के टुकड़े का प्रस्ताव स्वीकार किया। दूसरे दिन अखबार में खबर छपकर आई कि नेहरू जी ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव माउंटबेटन का स्वीकार किया। तो गांधी जी ने बयान दिया कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने बयान दिया। तो फिर माउंटबेटन ने जवाहरलाल को पूछा, और अखबार में जो गांधी जी का बयान आया था, क्या मैं तो समझ रहा था कि आपने गांधी जी से सलाह मशवरा करके ही भारत विभाजन को मान्यता दी, मगर ये तो गांधी जी का बयान कह रहा है कि आपने कोई सलाह मशवरा नहीं किया, तो अब क्या करें? तो जवाहरलाल जी ने माउंटबेटन को कहा कि आप अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, हाँ, तो इसका मतलब आप बनिया, व्यापार का मतलब बनिया ना, तो गांधी जी भी बनिया, तुम दोनों बनिया हो, आपस में बैठ के ले देकर मामला रखा दफा करो। क्योंकि बनिया दो बनिया जब इकट्ठा बैठ जाते तो ले देकर मामला रफा दफा हो जाता है। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि आपने ये जो टुकड़े हो सकते हैं मेरे शरीर के मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा, इस संबंध में आपसे वार्ता करनी है। चिट्ठी लिखी। चिट्ठी मिलते ही गांधी जी ने मौलाना आजाद को बुलाया और कहा, मौलाना, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के पहले नेशनल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना आजाद थे, तो मौलाना को बुलाकर पूछा, मौलाना कि अगर मैं भारत विभाजन का विरोध कर दूं तो आप किसका साथ दोगे? तो मौलाना आजाद ने कहा, आप अगर भारत विभाजन का विरोध करते हो तो आपका साथ दूंगा। मौलाना का समर्थन लेकर गांधी जी वर्तमान राष्ट्रपति भवन में, वो उस समय गवर्नर जनरल का घर था, वहां मिलने के लिए गए। जिस कमरे में वार्ता होनी थी उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ, तो कमर के ऊपर गांधी जी का कपड़ा नहीं था, आप तो जानते हैं, नहीं, और उम्र 78 के लगभग हो गई थी। 78 साल का आदमी आमतौर पे उस समय बचता नहीं,
गांधी जी बचे हुए खाते पीते थे। तो थोड़ी देर में उनको ठंडी लग गई। उसके बीवी ने, माउंटबेटन के बीवी ने देखा ये ठंडी लगती, कल ठंडी के वार्ता कैसे हो। तो घर में गई और शाल लेकर आई, उसको डबल करके गांधी जी को लपेटा। वो जो शाल का लपेटा हुआ फोटो मेरे पास है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं बगैर सबूत के कोई बात करता नहीं। ध्यान रखना, बगैर सबूत के कोई, जितनी बोल रहा हूं सारे डॉक्यूमेंट्री मेरे पास है, इसके आधार पर बोलो। फिर क्या हुआ? गांधी जी की और माउंटबेटन की वार्ता हुई। दो ही लोग थे, कोई तीसरा आदमी हमको बताने के लिए था नहीं। तो हमको मालूम होगा कैसे? जब दो ही आदमी वार्ता कर रहे हैं तो फिर मालूम कैसे होगा? मालूम होने का तो कोई जरिया उपलब्ध है नहीं। गांधी जी चर्चा करने के बाद बाहर आए तो मौलाना आजाद उनकी राह देख रहे थे। मौलाना ने पूछा, गांधी जी क्या देखी? मौलाना, गांधी जी क्या? तो गांधी जी ने मौलाना आजाद को जवाब दिया, भारत विभाजन का समर्थन करते हुए मैं वापस आ रहा। मौलाना आजाद ने सोचा, अजीब किस्म का अहमक आदमी है। जब मिलने के लिए गया था तो मेरे को ये कहा कि मौलाना, मैं भारत विभाजन का विरोध करूं तो तुम किसका साथ दोगे? तो मैंने कहा था कि मैं आपका साथ दूंगा। जब आप भारत विभाजन का विरोध करोगे तो आपका साथ दूंगा। मेरा समर्थन लेकर गांधी जी माउंटबेटन को बात करने के लिए गए और अब कह रहे हैं कि मैं भारत के विभाजन का समर्थन करते हुए वापस आ। यह बात मौलाना आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की किताब में लिखी कि जैसे ही गांधी जी ने ऐसे कहा तो मुझे चक्कर आया। ये किस्म का आदमी, और मैं गिरते गिरते बचा, ऐसा उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नाम का जो किताब लिखा उसमें लिखा। लिखित बातें बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट मेरे पास। फिर उसके बाद में अब हमको ढूंढना है, जानना है कि मैं पाकिस्तान का भारत के विभाजन का समर्थन करते हुए वापस आ रहा हूं। ये बयान है और ये रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके आधार पर हम थोड़ा कल्पना करते हैं क्या चर्चा हुई होगी। डॉक्यूमेंट तो है नहीं, हमारे पास केवल एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आजाद ने लिखा कि गांधी जी जब वापस आए तो मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं भारत विभाजन का समर्थन करते हुए वापस आ रहा हूं। इतना हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसका मतलब है कि माउंटबेटन में और गांधी जी के बीच में पार्टीशन के मुद्दे पर चर्चा हुई होगी, ऐसा अनुमान निकालने के लिए हमारे पास सबूत है। इतिहास में विश्लेषण कैसा करते हैं और सबूतों को कैसा इकट्ठा करते हैं, ये बात थोड़ी समझ में आ जाए इसलिए बता रहा। तो इसके आधार पर मैं काल्पनिक थोड़ी सी कल्पना करके इतिहास में जा रहा हूं। गांधी जी ने माउंटबेटन को पूछा, क्या पूछा होगा? आपने चिट्ठी लिखकर मुझे चर्चा के लिए बुलाया था। कल्पना से बता, आपने चिट्ठी लिखकर मुझे चर्चा के लिए बुलाया था, बताइए आप क्या कहना चाहते थे? तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा होगा, गांधी जी, जवाहरलाल जी और हमारे बीच में भारत विभाजन के मुद्दे पर सहमति बनी, जिस पर आपने ऐसा ऐसा बयान दिया, तो इसलिए आपको मैंने चर्चा के लिए बुलाया।
अब आपका इस पर क्या कहना है? अब वो तो आपने बयान दे दिया, तो अखबार वालों के लिए है। अभी हम आपस में बैठे हुए, अब आपका क्या कहना है? गांधी जी ने कहा कि पार्टीशन से मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो जाएगा, और पार्टीशन से इधर जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मेरे को क्या मिले? मेरे को तो कुछ नहीं। क्या चर्चा हुई होगी आपको थोड़ा सा कल्पना से समझा, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा, गांधी जी आपको भी कुछ चाहिए? तो गांधी हाँ, नहीं, आपके देश में तो साधुओं को कुछ चाहिए नहीं होता है, वो तो देते रहते हैं, लेते नहीं है। तो गांधी जी ने कहा होगा कि मैं भी साधु हूं, मगर दूसरे नंबर का। पहले नंबर में मैं बनिया हूं, पहले नंबर में मैं बनिया हूं, और बनिया देता है, देता नहीं है, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ चाहिए। अच्छा, आपको भी चाहिए और आप दे सकते। गांधी ने आगे कहा, हाँ आप दे सकते और आपके ही पावर में है देना, आप दे सकते। माउंटबेटन ने कहा, भाई आप पहले मेरे पावर में है देना, और मुझे पता नहीं कि मैं आपको क्या दे सकता हूं। जरा आप खुलकर बोलिए कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, मुझे पता नहीं चल रहा आपको क्या चाहिए। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा कि हमारे पास लॉर्ड वेवेल, आपके पहले के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने रेडियो पर स्पीच किया और कहा